नमस्कार, आप देख रहे हैं राजधानी लाइव और आपके साथ मैं हूं नुशरत। तो चलिए राजधानी लाइव की शुरुआत करते हैं राजधानी की इस बड़ी खबर के साथ। एमसीडी का स्कूल दुनिया के टॉप 10 स्कूलों में शामिल हुआ है और इंग्लैंड के एक संगठन की तरफ से 127 देशों में किए गए सर्वे के बाद एमसीडी की दिलशाद कॉलोनी स्थित नगर निगम प्रतिभा बालिका विद्यालय को कम्युनिटी कोलैबोरेशन श्रेणी में वर्ल्ड बेस्ट स्कूल चुना गया है। अगले चरण में स्कूल का चयन टॉप 3 में होता है तो 2 करोड़ रुपए की मदद दी जाएगी। दिलशाद कॉलोनी स्थित नगर निगम प्रतिभा बालिका विद्यालय को चलाने में 65 फैमिली चैंपियन मदद करते हैं। इन फैमिली चैंपियन के बच्चे इस स्कूल में पढ़ते हैं और निगम स्कूल को सम्मान मिलने से गदगद मेयर डॉक्टर शैली ओब्रॉय ने कहा कि इन परिवारों की तरफ से दिल्ली के हर एक अभिभावक को अपने बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए इस तरह ध्यान देना चाहिए। मेयर डॉक्टर शैली ओब्रॉय ने कहा कि सीएम अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व में दिल्ली में शिक्षा में परिवर्तन शुरू हो गया है। अब एमसीडी में भी शिक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता है। केजरीवाल सरकार के स्कूलों के विश्व स्तरीय मॉडल को नियम में लागू किया जा रहा है। एमसीडी के स्कूलों में आने वाले 6 माह में बदलाव देखने को मिलेगा और दिल्ली सरकार के मॉडल को निगम में लागू करेंगे। उन्होंने कहा कि बच्चों को लेकर अभिभावक की सबसे ज्यादा जिम्मेदारी होती है। और इस खबर में तमाम जानकारी के लिए हमारे सहयोगी राजीव तिवारी इस वक्त दिल्ली से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राजीव, एमसीडी का स्कूल वर्ल्ड में है, टॉप 10 में शामिल हो चुका है, क्या जानकारी है, एक बार पूरी अपडेट। जिस तरीके से आम आदमी पार्टी के हाथ में जिस तरीके से नगर निगम आया है और उसके बाद में टॉप 10 के अंदर दिल्ली के जो एमसीडी के स्कूल हैं वो अब शामिल होते हुए नजर आ रहे हैं। यहाँ पर बात करें दिलशाद गार्डन की और यहाँ पर प्रतिभा बालिका विद्यालय के अंदर इस स्कूल को टॉप 10 के अंदर शामिल किया है वर्ल्ड के। तो यानी कि कहीं ना कहीं अब आने वाले दिनों के अंदर कहीं ना कहीं दिल्ली के नगर निगम के स्कूलों को कहीं ना कहीं कायाकल्प देखने को मिलेगी। और दिल्ली सरकार जो लगातार वादे कर रही थी कि दिल्ली के अंदर जो स्कूलों को बेहतर किया गया, शिक्षा को बेहतर किया गया, वही प्रक्रिया अब दिल्ली के नगर निगम के स्कूलों को भी बेहतर करने की अपनाई जा सकती है। मगर यहाँ पर बात करें जिस तरीके से डॉक्टर शैली ओब्राय की, तो डॉक्टर शैली ओब्राय की तरफ से भी कहा गया है कि इस स्कूल के अंदर लगभग 65% परिवार ऐसे हैं जो चैंपियनशिप की मदद करते हैं। मगर लगातार कहीं ना कहीं जिस तरीके से दिलशाद गार्डन के अंदर जो प्रतिभा बालिका स्कूल है उसके अंदर जिस तरीके से अब कहते हैं टॉप 10 के अंदर, ये वर्ल्ड के टॉप 10 के अंदर शामिल हुआ है, तो कहीं ना कहीं अब उम्मीद जताई जा रही है कि टॉप 3 के अंदर भी इस स्कूल का अगर नाम आता है तो कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा मदद जो है वो दिल्ली सरकार या फिर कहेंगे सरकार की तरफ से स्कूलों के अंदर की जा सकती है। और लगातार कहीं ना कहीं इसके लिए कहीं ना कहीं फंड की बात करें या फिर कहें व्यवस्था की बात करें, तमाम सुविधाएं जो है वो अब सरकार की तरफ से उपलब्ध होती हुई नजर आ रही है। मगर देखना होगा कि दिल्ली के एमसीडी के स्कूलों के अंदर और कितना बदलाव जो है वो आने वाले दिनों के अंदर देखने को मिल सकता है। और जिस तरीके से ये टॉप 10 वर्ल्ड के टॉप 10 के स्कूलों के अंदर शामिल हुआ है दिल्ली दिलशाद गार्डन का स्कूल, उसके बाद ये टॉप 3 के अंदर पहुंच पाता है या नहीं पहुंच पाता ये तो आने वाला समय ही बताएगा। मगर कहीं ना कहीं दिल्ली सरकार की अब रणनीति जो है स्कूलों को बेहतर करने की जो है वो कहीं ना कहीं अब धरातल पर उतरती हुई नजर आ रही है। जी बिल्कुल राजीव, और कह सकते हैं कि एमसीडी की जीत के बाद एक बड़ी जीत इसे कहा जा सकता है। देखिए निश्चय यहाँ पे एक चीज समझनी होगी, दिल्ली सरकार लगातार दिल्ली के स्कूलों को बेहतर करने के साथ साथ कहीं ना कहीं एक संदेश भी दिया करती थी कि जो लगातार कहीं ना कहीं प्राइवेट स्कूलों के अंदर बेहतर शिक्षा मिलती थी। इसको लेकर कहीं ना कहीं ये कहा जाता था कि अगर प्राइवेट स्कूल बहुत ज्यादा फीस लेते हैं जिसकी वजह से गरीब या फिर मिडिल क्लास के बच्चे जो है वो नहीं पढ़ पाते हैं, ना ही उनकी फैमिली पढ़ा पाती है। मगर जिस तरीके से दिल्ली सरकार आम आदमी पार्टी जब दिल्ली सरकार के अंदर आई तो कहीं ना कहीं दिल्ली के स्कूलों को बेहतर बदलाव करने की कोशिश की गई और वही बदलाव कहीं ना कहीं धरातल पर देखने को मिला। और क्योंकि प्राइवेट स्कूलों के अंदर जो बच्चे पढ़ते थे या फिर उनके परिजन जो है वो प्राइवेट स्कूलों को बेहतर मानते थे, आज कहीं ना कहीं दिल्ली के सरकारी स्कूलों को भी बेहतर माना जा रहा है। मगर आप जिस तरीके से दिलशाद गार्डन के अंदर नगर निगम के स्कूल के अंदर जिस तरीके से
प्रतिभा बालिका विद्यालय के अंदर जो टॉप वर्ल्ड के टॉप 10 के अंदर जो शामिल हुआ है, उससे साफ जाहिर है कहीं ना कहीं अब दिल्ली सरकार की रणनीति जो है वो कहीं ना कहीं निगम स्कूलों को बेहतर करने की, और जिस तरीके से टॉप वर्ल्ड के स्कूलों के अंदर शामिल हुआ है, तो उससे साफ जाहिर है आने वाले दिनों के अंदर और ज्यादा बदलाव जो है, जैसे दिलशाद गार्डन के स्कूल के अंदर देखने को मिला है, वही चीज अब कहीं ना कहीं दिल्ली के तमाम जो नगर निगम के स्कूल होंगे उनके अंदर भी बदलाव देखने को मिलेगा, और कहीं ना कहीं उनकी जो शिक्षा है वो भी कहीं ना कहीं बेहतर होती हुई नजर आएगी। और कहीं ना कहीं आने वाले दिनों के अंदर कहीं ना कहीं जो परिवार है या फिर कहें जो पेरेंट्स है, वो अपने बच्चों को कहीं ना कहीं दिल्ली के नगर निगम स्कूलों के अंदर भी पढ़ाते हुए नजर आएंगे, और कहीं ना कहीं उनकी उम्मीद जो है कि दिल्ली सरकार के द्वारा कहीं ना कहीं जो उनके बच्चों को बेहतर शिक्षा की, वो कहीं ना कहीं अब देखने को मिल सकती है। और यही चीज दिल्ली की शिक्षा मंत्री जो आतिशी है, वो भी लगातार अब स्कूलों का जायजा ले रही है। लगातार ये कोशिश की जा रही है दिल्ली के नगर निगम के स्कूलों को और ज्यादा वर्ल्ड क्लास स्कूलों को बनाने की कोशिश की जा रही है। मगर अब देखना होगा ये वर्ल्ड क्लास स्कूल जो है नगर निगम के कितने समय के अंदर बन पाते हैं। जी राजीव, वहीं एमसीडी के स्कूल्स की अगर बात कर ली जाए, किस प्रकार का इंफ्रास्ट्रक्चर यहां पर है, कितना हाईटेक ये स्कूल है? देखिए, यहाँ पर बात करें दिलशाद गार्डन स्कूल जो प्रतिभा बालिका विद्यालय है, उसके अंदर जिस तरीके से 65% जो चैंपियनशिप जो मदद करते हैं, वो लगातार कहीं ना कहीं उन्हीं बच्चों के पेरेंट्स जो है जो इस स्कूल में पढ़ते हैं। मगर यहाँ पर बात करें और ज्यादा बेहतर करने की, तो कहीं ना कहीं दिल्ली सरकार की या फिर कहें निगम की जो शैली ओबराय मेयर है, वो भी लगातार यही कोशिश कर रही है कि अब दिल्ली के स्कूलों को, तमाम जो स्कूल है, चाहे वो एमसीडी के हों या फिर दिल्ली के हों, तमाम स्कूलों को और ज्यादा वर्ल्ड क्लास के स्कूलों के बेहतर बनाए जा सके। और यहाँ पर बात करें बच्चों की पढ़ाई की, तो उनके लिए भी जो कहीं ना कहीं जो पहले दिल्ली सरकार के द्वारा कहीं ना कहीं टीचरों को ट्रेनिंग दी जा रही थी बाहर से, प्लान से, और प्रक्रिया अपनाई जा रही थी ताकि बच्चों को कहीं ना कहीं बेहतर शिक्षा मिल सके, और बच्चे जो है वो आने वाले दिनों के अंदर कहीं ना कहीं अपने भविष्य जो है वो बेहतर देखते हुए नजर आए। मगर यहाँ पर जिस तरीके से नगर निगम के स्कूलों को बदलाव किया जा रहा है, और दिलशाद गार्डन के अंदर जो पहला स्कूल टॉप वर्ल्ड के अंदर शामिल हुआ है, टॉप 10 के अंदर, तो यही चीज कोशिश की जाएगी कि टॉप 3 के अंदर भी यही स्कूल शामिल हो, और उसके बाद में कहीं ना कहीं दिल्ली के अंदर तमाम जो ऐसे स्कूल हैं जिनकी हालत जो है वो खराब है, चाहे वो निगम के स्कूल है, उनको भी अब बेहतर करने की कोशिश की जाएगी, वर्ल्ड क्लास बनाने की कोशिश की जाएगी। मगर देखना होगा कि ये वर्ल्ड क्लास स्कूल जो है वो कितने समय के अंदर बन पाते हैं। और दिल्ली के जो मेयर है शैली ओबराय, जिस तरीके से उन्होंने कहा कि हम और स्कूलों को भी बेहतर करने की कोशिश करेंगे, तो कहीं ना कहीं वो कोशिश कितनी जल्दी कामयाब हो पाती है ये जरूर देखना होगा। मगर कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी की तरफ से जो कोशिश थी शिक्षा को बेहतर करने की या फिर बच्चों को बेहतर शिक्षा देने की, वो प्रक्रिया जो है वो धरातल पर आप देखने को मिल रही है, जिससे कहीं ना कहीं परिजनों की बात करें या फिर बच्चों की बात करें, वो कहीं ना कहीं बेहतर शिक्षा प्राप्त करते हुए नजर आ रहे हैं। जी राजीव, वहीं बात कर ली जाए शिक्षा मंत्री की, अगर बात कर लें, आतिशी मारलेना की अगर बात कर लें, क्या कुछ कहना है उनका? क्योंकि देखा गया है कि जब से उन्होंने शिक्षा मंत्री का पदभार ग्रहण किया है, तब से काफी एक्टिव वो नजर आती है, लगातार स्कूलों का दौरा वो करती हैं, और जहां पर उन्हें लगता है कि अव्यवस्था है तो तुरंत वहां पर कार्रवाई के दिशा निर्देश जो है अधिकारियों को दिए जाते हैं। देखिए, यहाँ पर बात करें शिक्षा मंत्री की तो आतिशी बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट मानी जाती है, और यहाँ तक ये कहा जाता है कि अगर स्कूलों के अंदर कुछ भी गड़बड़ होती है या फिर कोई भी शिकायत मिलती है स्कूलों के खिलाफ, वो तुरंत एक्शन लेती है। मगर यहाँ पर बात करें दिल्ली सरकार के स्कूलों की और एमसीडी की स्कूलों की, तो आप दोनों के लिए कहीं ना कहीं शिक्षा मंत्री जो है वो लगातार प्रयास कर रही है, और लगातार उन स्कूलों में जाने की कोशिश करती है जहां पर अभी तक मंत्री या फिर कहें बड़े नेता जो है स्कूलों में नहीं जाया करते थे, और आतिशी जो है उन्हीं छोटे स्कूलों के अंदर जाकर एकदम अचानक से चेक करती हैं कि स्कूलों को कितना बेहतर किया गया है, स्कूलों के अंदर बच्चों को शिक्षा किस तरीके से मिल रही है, और जो भी शिकायतें उनको मिलती है तुरंत एक्शन लेने की बात की जाती है। अधिकारियों को स्ट्रिक्ट से ऑर्डर भी दिए गए हैं। अब देखना है कि आतिशी के द्वारा किस तरीके से और दिल्ली के स्कूलों को बेहतर किया जा सकता है, और इसके लिए कहीं ना कहीं जो मेयर साहिबा है यानी कि शैली ओबराय, उनके द्वारा भी कहीं ना कहीं पूरी जानकारी जो है निगम के स्कूलों की शिक्षा मंत्री जो है वो लेती हुई नजर आ रही है। लगातार जाकर चेकिंग की जा रही है कि स्कूलों को और किस तरीके से बेहतर किया जाए, और स्कूलों के अंदर जो भी कमियां मिलती हैं उनको भी दुरुस्त करने की कोशिश की जा रही है। तो कहीं ना कहीं आने वाले समय के अंदर कहीं ना कहीं दिल्ली सरकार के द्वारा जो दिल्ली के स्कूलों को बेहतर किया गया है, आने वाले दिनों के अंदर कहीं ना कहीं निगम के स्कूलों को भी बेहतर किया जा सकता है, और उसका पहला उदाहरण जो है वो दिलशाद गार्डन के स्कूल के अंदर बिल्कुल देखने को मिला है। जी राजीव, ये पहला कोई मामला नहीं है, इससे पहले भी जो है दिल्ली सरकार की जो तारीफ हो चुकी है उनके स्कूलों के मॉडल को लेकर, जो है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर तारीफ हो चुकी है, और उसके बाद फिर टॉप 10 में स्कूल का शामिल हो जाना एक बड़ी जीत से आम आदमी पार्टी की कह सकते हैं। क्या रिएक्शन सामने आम आदमी पार्टी की तरफ से?
देखिए बिल्कुल निशा, यहाँ पर एक चीज समझनी होगी। जिस तरीके से आम आदमी पार्टी जो है वो लगातार ये कहती थी कि दिल्ली के अंदर शिक्षा बेहतर की गई है, शिक्षा का मॉडल जो है वो एक ऐसे स्थान पर लेके गया गया है जहां पर पहले प्राइवेट स्कूल हुआ करते थे, मगर आज कहीं ना कहीं बाहर देशों से भी विदेशों से भी लोग बाग दिल्ली के स्कूलों को देखने आते हैं, और कहीं ना कहीं जो शिक्षा की प्रक्रिया है जो सरकारी स्कूलों में अक्सर नहीं देखने को मिलती थी, अब उसी को कहीं ना कहीं अपने राज्यों के अंदर भी अपनाने की कोशिश की जाती है। मगर यहाँ पर बात करें अब निगम स्कूल की, तो जिस तरीके से पहला स्कूल जो है दिल्ली सरकार के जब पहले स्कूल कहीं ना कहीं वर्ल्ड क्लास बने हैं और कहीं ना कहीं उसको शिक्षा जो बेहतर की गई है, वही प्रक्रिया आप दिलशाद गार्डन के पहले स्कूल के अंदर भी देखने को मिली है, जो वर्ल्ड के टॉप 10 स्कूलों में शामिल हुए हैं। अब टॉप 3 की इंतजार किया जा रहा है कि टॉप 3 के अंदर भी इन स्कूलों को लाया जा सके। अगर ये प्रक्रिया अपनाई जाती है और टॉप 3 के अंदर शामिल हो जाते हैं दिल्ली के नगर निगम के स्कूल, तो सोचिए कहीं ना कहीं दिल्ली के जो स्कूल है वो वर्ल्ड के अंदर गिने हुए जाएंगे, और कहीं ना कहीं जो बाहर के लोग हैं, विदेशों के लोग हैं, या फिर कहें और राज्यों के लोग हैं, वो कहीं ना कहीं दिल्ली सरकार के इस शिक्षा मॉडल को कहीं ना कहीं अपनाने की कोशिश करेंगे। और यही चीज दिल्ली सरकार भी चाहती है, और यही चीज का फायदा जो है वो 2024 के अंदर बिल्कुल कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी को मिलता हुआ नजर आ सकता है। जी चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद राजीव हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। और अब बात उत्तर प्रदेश की। उत्तर प्रदेश इन दिनों प्रचंड गर्मी की चपेट में है और ऐसे में आम जनता अनावश्यक बिजली कटौती से बेहद परेशान नजर आ रही है। भीषण गर्मी से बेहिसाब अघोषित बिजली कटौती पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने नाराजगी जताई है। इसके लिए सीएम योगी आदित्यनाथ ने ऊर्जा मंत्री ए.के. शर्मा और उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड के अध्यक्ष एम देवराज को तलब किया है। इस दौरान मुख्यमंत्री ने अघोषित बिजली कटौती पर नाराजगी जताते हुए तत्काल प्रदेश की विद्युत व्यवस्था में सुधार लाने के आदेश दिए हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लड़खड़ाई आपूर्ति व्यवस्था को तत्काल दुरुस्त करके हर एक गांव से लेकर शहर तक को रोस्टर के मुताबिक पर्याप्त बिजली आपूर्ति सुनिश्चित करने की हिदायत दी है। उन्होंने टॉप अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए हैं और कहा है कि विद्युत आपूर्ति पर फीडर वाइज जवाबदेही तय होनी चाहिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि अगर जरूरत पड़े तो अतिरिक्त बिजली खरीदें, पैसों की कमी नहीं है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आदेश दिए हैं कि गांव हो या शहर, अगर ट्रांसफार्मर खराब हो जाए तो उसे तत्काल बदला जाए। तो आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में इन दिनों प्रचंड गर्मी पड़ रही है और उत्तर प्रदेश इन दिनों प्रचंड गर्मी की चपेट में है। ऐसे में आम जनता अनावश्यक बिजली कटौती से बेहद परेशान नजर आ रही है। भीषण गर्मी में बेहिसाब अघोषित बिजली कटौती पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने नाराजगी जताई है। इसके लिए सीएम योगी आदित्यनाथ ने ऊर्जा मंत्री ए.के. शर्मा और उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड के अध्यक्ष एम देवराज को तलब किया है। इस दौरान मुख्यमंत्री ने अघोषित बिजली कटौती पर नाराजगी जताते हुए तत्काल प्रदेश की विद्युत व्यवस्था में सुधार लाने के आदेश दिए हैं। योगी ने लड़खड़ाई आपूर्ति व्यवस्था को तत्काल दुरुस्त कर हर एक गांव से लेकर शहर को रोस्टर के मुताबिक पर्याप्त बिजली आपूर्ति सुनिश्चित करने की हिदायत दी है। उन्होंने टॉप अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए हैं और कहा है कि विद्युत आपूर्ति पर फीडर वाइज जवाबदेही तय करनी चाहिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि अगर जरूरत पड़े तो अतिरिक्त बिजली खरीदें, पैसों की कमी नहीं है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के आदेश के बाद जो है उन्होंने कहा है कि हर गांव हो या शहर, अगर ट्रांसफार्मर खराब हो जाए तो उसे तत्काल बदला जाए। एक तरफ जहां भीषण गर्मी पड़ रही है तो दूसरी तरफ लगातार अघोषित बिजली कटौती से जनता परेशान नजर आ रही है और जनता में काफी आक्रोश भी देखने को मिल रहा है। और इस भीषण गर्मी में बेहिसाब अघोषित बिजली कटौती पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी नाराजगी जताई है और इसके लिए सीएम योगी आदित्यनाथ ने ऊर्जा मंत्री ए.के. शर्मा और उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड के अध्यक्ष एम देवराज को तलब किया है। इस दौरान मुख्यमंत्री ने घोषित बिजली कटौती पर नाराजगी जताते हुए तत्काल प्रदेश की विद्युत व्यवस्था में सुधार लाने के आदेश दिए हैं। योगी ने लड़खड़ाई आपूर्ति व्यवस्था को तत्काल दुरुस्त कर हर गांव से लेकर शहर तक रोस्टर के मुताबिक पर्याप्त बिजली आपूर्ति सुनिश्चित करने की हिदायत दी है। उन्होंने टॉप अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए हैं और कहा है कि विद्युत आपूर्ति पर फीडर वाइज जवाबदेही तय होनी चाहिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि अगर जरूरत पड़े तो अतिरिक्त बिजली खरीदें, पैसों की कमी नहीं है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आदेश दिए हैं कि गांव हो या शहर, अगर ट्रांसफार्मर खराब हो जाए तो तत्काल इन्हें बदला जाए।
तो आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में इन दिनों भीषण गर्मी पड़ रही है। जहां एक तरफ भीषण गर्मी पड़ रही है तो वहीं दूसरी तरफ अनावश्यक जो है बिजली कटौती की जा रही है और इस बिजली कटौती के चलते लोगों को काफी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। और इसी बीच सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी इस अघोषित बिजली कटौती पर नाराजगी जताई है और तत्काल जो है ऊर्जा मंत्री ए.के. शर्मा और उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड के अध्यक्ष एम देवराज को तलब किया है। और इस खबर पर तमाम जानकारी के लिए हमारे सहयोगी जितेंद्र चौहान इस वक्त लखनऊ से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जितेंद्र, उत्तर प्रदेश में एक तरफ तो गर्मी भीषण इस वक्त पड़ रही है और दूसरी तरफ जो है अनावश्यक बिजली कटौती की जा रही है, जिससे लोगों को काफी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। देखिए निशा, बिल्कुल जो बात आपने कही वो बिल्कुल सही है और उत्तर प्रदेश में लगातार जो गर्मी का प्रकोप है वो कहीं ना कहीं बढ़ा हुआ है और कह सकते हैं हीट वेव भी उत्तर प्रदेश में कई जिलों में दिखाई दे रहा है। और साफ तौर पर आघोषित बिजली कटौती को लेकर जिस तरह से की जा रही है उससे कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ नाराज है और आघोषित बिजली जो कटौती उससे नाराज जताते हुए कल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने समीक्षा बैठक की थी और समीक्षा बैठक में साफ तौर पर कहा जा सकता है कि ऊर्जा मंत्री विद्युत निगम के चेयरमैन और अधिकारियों को तलब करने का काम किया गया और साफ तौर पे कई तरह के दिशा निर्देश उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने करने का काम किया और मुख्यमंत्री ने सख्त रुख अपनाते हुए ऊर्जा मंत्री और साथ ही साथ कह सकते हैं कि चेयरमैन है जो विद्युत निगम के, उनको कहीं ना कहीं तलब करने का काम किया और साफ तौर पे निर्देश देने का काम किया कि विद्युत आपूर्ति के तय हो, साथ ही फीडर वाइजर जवाबदेही बनाई जाए, साथ ही साथ जरूरत पड़ेगी तो अतिरिक्त बिजली भी खरीदी जाएगी। उत्तर प्रदेश में किसी प्रकार की पैसे की कमी नहीं है और ये कहा सकता है गांव-गांव, शहर लोगों को 24 घंटे बिजली आपूर्ति करने की सेवा करनी चाहिए और शहर हो गांव हो उसमें ट्रांसफार्मर अगर खराब होता है तो तत्काल कहीं ना कहीं बदलने का काम किया जाए। जिला पूर्ति पर मुख्यमंत्री ने ये निर्देश दिया है और हर दिन हो हर एक जिले की समीक्षा की जाएगी, ऐसा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है। रोस्टर का कड़ाई से पालन करने का काम किया जाए, साथ ही हर जिले में कंट्रोल रूम बनाया जाए, डीएम खुद मॉनिटरिंग करे कंट्रोल रूम का और साफ तौर पे भीषण गर्मी के बीच गांव शहर उनको कहीं ना कहीं पर्याप्त बिजली देने का काम किया जाए और जिला मुख्यालय में 24 घंटे, तहसील मुख्यालय में 22 घंटे और ग्रामीण क्षेत्रों में लगभग 18 घंटे बिजली देने की जो व्यवस्था है उसको सुनिश्चित करने का काम किया जाए। और बिजली विभाग के अधिकारियों को ये कहा जाता है, मुख्यमंत्री ने निर्देश दिया है कि हर फॉल्ट को अटेंड करने का काम किया जाए, जो जन शिकायतें आ रही उन शिकायतों को पूरा करने का काम किया जाए। तो ये मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का कल निर्देश था और साफ तौर पर कई शिकायतें मिल रही थी, उत्तर प्रदेश के कई जिलों में शिकायत मिल रही थी कि लगातार आघोषित बिजली जो बिना बताए कहीं ना कहीं कई घंटों तक काट दी जाती है, उसकी शिकायत मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को मिली थी और उसके बाद मुख्यमंत्री ने बैठक की थी। और बैठक में एम देवराज जो कि चेयरमैन है विद्युत निगम के, उनको कहीं ना कहीं तलब करने का काम किया है और साफ तौर पर सबकी जवाबदेही मुख्यमंत्री का सबकी जवाबदेही तय होनी चाहिए कि कहां पर क्या फॉल्ट है और अगर कोई प्रकार का फॉल्ट है तो उसको जल्द से जल्द दुरुस्त करें। ट्रांसफार्मर टूटता है तो ट्रांसफार्मर बदलने का काम किया जाए। बजट की किसी प्रकार की कोई कमी नहीं है, जरूरत पड़ी तो अतिरिक्त बिजली भी खरीदी जाएगी। जितेंद्र, वहीं बात कर ली जाए, एक तरफ गर्मी दूसरी तरफ बिजली का ना होना, इस तरीके से लगातार बिजली पर कटौती की जाना एक बड़ी समस्या है। और इसके अलावा अगर बात कर ली जाए, इस गर्मी का सीजन चल रहा है और क्या क्या समस्याएं इस वक्त जो है लोगों को उनका सामना करना पड़ रहा है और कैसे और कौन कौन सी समस्याएं हैं ऐसी? देखिए निशा, समस्याएं साफ है और साफ तौर पे भीषण गर्मी है तो लोग अपने घरों में भी रहते हैं और ऑफिसेस में जाते हैं और अगर आघोषित बिजली काट दी जाती है और कई कई घंटे तक बिजली तक कार्य बाधित हो जाता है लोगों का, जो महिलाएं हैं, बच्चे हैं और साथ ही साथ जो लोग हैं जो घर में हैं और जो ऑफिसेस में हैं, कई घंटे अगर बिजली काट दी जाए तो बिना किसी जवाबदेही के और बिना किसी कारण के कहीं ना कहीं बिजली काट दी जाती है, उससे कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ नाराज है और साफ तौर पर कहा जा सकता है कि इसके कहीं ना कहीं शिकायतें मिली थी और शिकायतों को मुख्यमंत्री समझा। भीषण गर्मी है, लोग इस गर्मी से बचने के लिए तरह तरह के उपयोग कर रहे हैं, तरह का प्रयोग किया जा रहा है और कहीं ना कहीं ठंडी चीजों का सेवन किया जा रहा है। एसी का जो कह सकते हैं कि जो लोड है वो कहीं ना कहीं लोग है, क्योंकि हालांकि उत्तर प्रदेश में जो के बावजूद कहीं ना कहीं कोशिश की जा रही है, लेकिन साफ तौर पे बिजली चोरी एक बड़ा कह सकता है कि सरदर्द बना हुआ है विद्युत निगम के लिए और कहीं ना कहीं इसको लेकर लखनऊ में भी एक बड़ा अभियान चला था। उस अभियान के तहत बिजली चोरी भी पकड़ी गई, जहां पर कह सकते हैं कि 2 किलोवाट कनेक्शन, वहां 4 एसी, अधिकारियों कहना का 4 एसी चलाई जा रही है, वो भी चोरी से। और कहीं ना कहीं एक बड़ी वजह हो सकती है कि फॉल्ट
जहां पर ट्रांसफार्मर फूक रहे हैं, तार जल रहे हैं, उन कहा है कि जवाबदेही तय की जाए, मॉनिटरिंग कंट्रोल रूम बनाया जाए जिससे मॉनिटरिंग खुद जिलाधिकारी करें। जितेंद्र, इस पूरे मामले में अगर ऊर्जा मंत्री की बात कर ली जाए, ए.के. शर्मा की बात कर ली जाए, क्या कुछ कहना है? देखिए, साफ तौर पे कहते हैं कि हमारा प्रयास है ज्यादा से ज्यादा लोगों को बिजली ज्यादा घंटे को तक दी जाए, और सही कहीं ना कहीं कहा जा सकता है कि जिनका किसी कारण मात्र ₹1 देकर आप कहीं ना कहीं 100 रुपए देकर बिजली कनेक्शन जुड़वा सकते हैं। 25% जितना भी बिल होगा 25% पैसा आप जमा करके अपना बिजली का कनेक्शन जुड़वा सकते हैं। लेकिन साफ तौर पर कहा जा सकता है कि लोगों की समस्या यहीं नहीं खत्म होती है, तमाम समस्या है बिजली से जुड़ी, उससे कहीं ना कहीं अधिकारियों की लापरवाही के चलते ये जो समस्या है वो ज्यादा उत्पन्न होती है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद जितेंद्र हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। और अब बात छत्तीसगढ़ की। छत्तीसगढ़ में आने वाले महीनों में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं और चुनाव का समय जैसे जैसे पास आ रहा है और प्रदेश की दोनों ही प्रमुख पार्टियां अपने स्तर पर तैयारियों में जुट गई हैं। चुनाव को देखते हुए कांग्रेस ने प्रदेश के सभी संभागों में संभागीय सम्मेलन का आयोजन किया था और वहीं अब कांग्रेस विधानसभा स्तरीय प्रशिक्षण शिविर की शुरुआत पाटन से कर दिया है और अब प्रशिक्षण शिविर का दूसरा सत्र राजधानी रायपुर में 17 जून यानी कि सुबह करीब 10 बजे से आयोजित की जाएगी और प्रशिक्षण शिविर के माध्यम से विधानसभा चुनाव के पहलुओं समेत अन्य विषयों पर विशेषज्ञ प्रशिक्षण देंगे। कार्यक्रम में सीएम भूपेश बघेल, प्रदेश प्रभारी कुमारी शैलजा समेत कांग्रेस के कई दिग्गज नेता शामिल होंगे। शिविर में परीक्षार्थियों के रूप में विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले सभी सेक्टर, जोन, ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष, विधानसभा क्षेत्र में निवासरत प्रदेश कांग्रेस कमेटी के पदाधिकारी और प्रदेश प्रतिनिधि, विधानसभा क्षेत्र में निवासरत निगम मंडल बोर्ड आयोग में नियुक्ति पदाधिकारी भाग लेंगे और विधानसभा स्तर में प्रशिक्षित कांग्रेस जन बूथ स्तर के कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षण देंगे। और इस खबर पर तमाम जानकारी के लिए हमारे सहयोगी टिकेश वर्मा इस वक्त रायपुर से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। टिकेश, छत्तीसगढ़ में अब कुछ ही महीनों बाद जो है विधानसभा के चुनाव होने हैं और जैसे जैसे चुनाव का समय नजदीक आता जा रहा है तो पार्टियों ने अपनी तैयारियां जो है पूरी कर ली हैं, पार्टियां अपनी तैयारियों में जुटी हुई हैं और ऐसे में जो है अब प्रशिक्षण शिविर की भी शुरुआत की गई है। एक बार प्रशिक्षण शिविर को लेकर पूरी जानकारी। छत्तीसगढ़ में जैसे जैसे विधानसभा चुनाव नजदीक आते जा रहे हैं वैसे वैसे सभी राजनीतिक पार्टी लगातार मंथन का दौर जारी है। कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस छत्तीसगढ़ में संभागीय सम्मेलन के जरिए लगातार संभाग के तमाम तरीके की जो समस्याएं थी, कार्यकर्ताओं में मान मनोबल की स्थिति थी और जिस तरीके से जो रणनीति अपनाई जा रही है, लगातार संभाग से विधानसभा, विधानसभा से बूथ स्तर पे लगातार एजेंडे तैयार किए जा रहे हैं और इसी क्रम में कल पाटन में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के विधानसभा क्षेत्र, वहां से विधानसभावार प्रशिक्षण शिविर का शुभारंभ किया गया और आज उसका दूसरा सत्र राजधानी रायपुर में होगा। इसके बाद बात करें तो जून में 18 जून को रामपुर, लोरमी, मुंगेली, कोटा, बिल्हा, बेमेतरा और मसूरी विधानसभा क्षेत्र में होगा। इसके बाद लगातार जो विधानसभा वार जो प्रशिक्षण शिविर है वो आयोजन किया जाएगा। बता दें कि जिन सीटों पर पिछले विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को हार का सामना करना पड़ा था उन विधानसभा स्तर पर प्रशिक्षण के बाद बूथ स्तर के कार्यकर्ताओं को भी प्रशिक्षण दिया, यानी कि चुनाव रणनीति साफ तौर पर ये जाहिर होता है कि लगातार हर एक स्तर पर कांग्रेस काम करना चाहती है और कोई भी ऐसा स्तर नहीं छोड़ना चाहती जिससे आने वाले समय में कांग्रेस को काफी नुकसान का सामना करना पड़े। तो स्ट्रेटेजी एकदम साफ है कि एक बार फिर सत्ता में वापसी के साथ साथ बड़ी बहुमत के साथ जीत की जो आशा है वो कांग्रेस देख रही थी। वहीं अगर बात कर ली जाए जिस तरीके से प्रशिक्षण दिए जाएगी तो किस प्रकार का प्रशिक्षण जो है कार्यकर्ताओं को दिया जाएगा, एक बार जानकारी, क्योंकि इससे पहले पाटन में ही आयोजित किया गया है, किस प्रकार का प्रशिक्षण जो है दिया गया और किस प्रकार का रिस्पांस कार्यकर्ताओं की तरफ से देखने को मिला है? जी देखिए, निश्चित तौर पर बता दूं कि जिस तरीके से कार्यकर्ताओं की जो मन को पढ़ने की बात है, कार्यकर्ताओं के जो मन में जो बात चल रही है उनको जानने की बात है, लगातार वो कवायद चल रही है कि किस तरह से ग्राउंड स्तर पर काम कर सकते हैं, सभी से फीडबैक लिया जा रहा है। इसके साथ ही साथ ये भी सबसे बड़ी बात रह जाती है कि वर्तमान में विधायकों की किस तरीके से स्थिति है, साथ ही साथ अगर
प्लान की बात करें, क्या कुछ उनको बताया जा रहा है, सिखाया जा रहा है, तो सबसे बड़ी बात है कि भूपेश सरकार की योजना कितना क्रियान्वयन हुआ और योजनाओं के बारे में जनता के बीच में जाना है। जो कांग्रेस वोटर्स नहीं है, उन वोटर्स को साधने की जो पूरी प्लानिंग वो कांग्रेस तैयार कर चुकी है। रही बात मोदी सरकार के जो कामकाज है, अब चूंकि छत्तीसगढ़ में भाजपा मोदी के चेहरे पर चुनाव लड़ेगी, ये साफ तौर पर सभी नेताओं के ये साफ तौर पर कहना है बीजेपी का। तो मोदी सरकार के जो काम 9 साल में उनकी जो खामियां है वो गिनाने की लगातार कांग्रेस कवायद चल रही है। और रमन सरकार के समय जो कामकाज हुए हैं उनमें क्या कुछ खामियां थी, और भूपेश सरकार में जो कामकाज हुए हैं 4 साढ़े 4 साल में, उनको गिनाने की कवायद इस पूरे विधानसभा वार स्तर में चल रही है। और विधानसभा की बहुत सारे मुद्दे हैं जिनको जनता तक ले जाने के लिए कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ रहा है, और उनमें कहीं ना कहीं ऊर्जा का संचार करते मुख्यमंत्री भूपेश बघेल लगातार दिखते हुए नजर आ रहे हैं। टिकेश, वहीं अगर बात कर ली जाए बीजेपी की, क्या बीजेपी टक्कर देने को तैयार है कांग्रेस को? क्योंकि अगर कांग्रेस की बात कर ली जाए, यहां पर कांग्रेस की साख जो है दांव पर लगी हुई है छत्तीसगढ़ में। टिकेश, आवाज मिल पा रही है? चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद टिकेश हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। और अब खबर मुंबई से। नाबालिग लड़की के साथ छेड़खानी करने और उसे नकली बंदूक दिखाकर इस्लाम कबूल करने की धमकी देने का मामला सामने आया है। बच्ची की मां की तहरीर पर 2 लोगों के खिलाफ भाईदर थाने में कई धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है। पुलिस ने 2 युवकों को गिरफ्तार किया है। पीड़ित लड़की 13 साल की है और भाईदर में रहती है। 12 जून को मुनवर मंसूरी लड़की को रात करीब 8:30 बजे बिल्डिंग की छत पर ले गया और बुर्का, चैन और अंगूठी के साथ तैयार रहने को कहा गया। लड़की से कहा गया था कि घूंघट पहनकर आओ, लेकिन पीड़िता ने उसे मना कर दिया। इसके बाद मुनवर ने पीड़िता को नकली पिस्तौल दिखाकर धमकाया और धमकी दी, अगर उसने बुर्का नहीं पहना और इस्लाम कबूल नहीं किया तो वो उसे गोली मार देगा। पीड़िता ने जब अपनी मां को इस घटना के बारे में बताया तो भाईदर पुलिस ने मनवर अंसारी और अजीम मसूरी के खिलाफ जो है मामला दर्ज कर दिया है। दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर पुलिस हिरासत में भेज दिया गया है। मामले की सहायक पुलिस आयुक्त दीपाली खन्ना ने जानकारी दी है कि इस मामले की जांच जारी है। भाईंदर पुलिस स्टेशन के जुरिडिक्शन में एक 14 तारीख की रात को एक मामला आया था, जिसमें एक 13 साल की लड़की है, जिसको 2 लड़के छेड़छाड़ का मामला छेड़छाड़ कर रहे थे, जिसके ऊपर पुलिस स्टेशन में अभी उसके 2 युवक के खिलाफ 354 का मामला और पोक्सो का मामला दर्ज किया है। इसमें फिरियादी ने ऐसा बताया कि ये जो 2 युवक थे ये अन्य धर्मी है और ये दूसरे धर्म में जाने के लिए उसको ज़बरदस्ती कर रहे थे। उसको नकली पिस्टल का भी उन्होंने थ्रेट किया था और उस बेसिस पे पुलिस ने एफआईआर लेके वो नकली पिस्टल वगैरह भी बरामद किया है और दोनों आरोपियों को अटक करके पुलिस कस्टडी। और इस खबर में तमाम जानकारी के लिए हमारे सहयोगी सत्यप्रकाश सोनी इस वक्त मुंबई से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सत्यप्रकाश, नाबालिग लड़की के साथ छेड़छाड़ और उसे बंदूक दिखाकर जो है उसका धर्म बदलने की जो है धमकी दी जाती है, उसे मारने की धमकी दी जाती है, ऐसा मामला जो है सामने आया है। और कौन है ये आरोपी जिनकी तरफ से धमकी दी जा रही है? देखिए, मुनव्वर शेख और उसके साथी को भाईंदर पुलिस ने गिरफ्तार किया है। या दोनों शख्स जो है एक अपनी दिल्ली में रहने वाली 13 साल की हिंदू धर्म की लड़की को जबरदस्त जो है नामांकन करने का प्रयास कर रहे थे। उन्हें बंदूक की नोक पर जो है बुर्का पढ़ने और नमाज पढ़ने की प्रैक्टिस करवा रहे थे और इस पर जब लड़की ने इसका ऑब्जेक्ट किया तो लड़कियों ने उसको साथ मारपीट की, उसके साथ छेड़खानी की, जिसके तरफ जो है भाईंदर की पुलिस ने छेड़छाड़ और नामांकन करने के मामले के तहत दोनों की गिरफ्तारी की है। और मुंबई में इस तरह का जो मामला है लगातार बढ़ता जा रहा है। खासकर महाराष्ट्र के कई जिलों में इस तरह की जो है वारदातें सामने आ रही है, जिसमें धर्मांतरण का मुद्दा जो है अब धीरे धीरे करना रहा है। इसमें सरकार की शिकायतें लगातार बढ़ी है, लेकिन मुंबई पुलिस के लिए कितना चैलेंजिंग जॉब है, क्योंकि जिस तरह से लगातार अब धीरे धीरे लोग जो है खुलकर सामने आते हैं, क्योंकि लगातार इस तरह की चीजें जो है मुंबई में देखने को मिल रही है। जी
सत्यप्रकाश, वहीं पीड़ित लड़की का अगर उसकी बात कर ली जाए, क्या कुछ कहना है पीड़ित लड़की का या उनके परिवारजनों का क्या कुछ कहना है इस पूरे मामले पर? देखिए, पीड़ित लड़की ने अपनी परिजन को बताया कि बिल्डिंग के ही रहने वाले कुछ लड़कों ने उस 13 साल की नाबालिग लड़की को उसी बिल्डिंग के छत पर लेके गए, जहां पर बंदूक की नोक पर उसे बुर्का पहनाया गया। उसके बाद ये कहा गया कि सज धज के तैयार रहो और नमाज पढ़ना पड़ेगा। इस तरह की तमाम चीजें जो है लड़की को प्रेशर किया जा रहा था। लेकिन जब लड़की ने बुर्का पहनने से इनकार किया, तब लड़कों ने मिलकर जो है जमकर उसे पीटा और पिटाई करने के साथ ही ये कहा कि अगर किसी को बताओगे तो तुम्हें गोली मार देंगे, तुम्हें जान से मार देंगे। इस तरह की बातें सामने आई। इसकी शिकायत के बाद जो है भाईंदर पुलिस हरकत में आई और दोनों को गिरफ्तार किया। दोनों जो है मुस्लिम धर्म से बिलोंग करते हैं। दोनों जो है मुस्लिम लड़के हैं जो इस तरह की लड़कियों को जबरन जो है धर्मांतरण करने का प्रयास कर रहे हैं। सत्यप्रकाश, पुलिस ने क्या जानकारी दी है? देखिए, पुलिस इस पूरे मामले की गंभीरता से अब जांच कर रही है, क्योंकि दोनों की गिरफ्तारी हुई है। अब यह देखा जा रहा है कि जो दोनों लड़के हैं क्या यह किसी से प्रेरित हुए थे या किसी के दबाव में इस तरह के धर्मांतरण का जो है काम कर रहे थे, या फिर इसके पीछे की कोई और मंशा थी। क्योंकि इस तरह का मामला मुंबई में अक्सर जो देखने को मिल रहा है उसमें किसी न किसी जो एंगल से देखा जा रहा है कि कनेक्शन पाया जा रहा है। क्योंकि मुमरा धर्मांतरण मामले में आपने देखा होगा कि गेम के जरिए जो है लोगों को धर्मांतरण करवाया जा रहा था, जिसमें पाकिस्तान और दुबई कनेक्शन सामने आया। ठीक उसी तरह से अब जो है भाईंदर पुलिस भी इस पूरे मामले में जांच कर रही है कि आखिरकार इसके पीछे का मेन जो मुख्य खिलाड़ी है वो कौन है। बिल्कुल सत्यप्रकाश, बिल्कुल सही कहा कि इससे पहले भी एक मामला सामने आया था, ऑनलाइन गेमिंग के जरिए धर्मांतरण किया जा रहा है। उसके बाद ये दूसरा मामला सामने आ चुका है। ऐसे लोगों पर पुलिस क्या सख्त एक्शन ले रही है सत्यप्रकाश? देखिए, पुलिस और मुंबई की एटीएस आईटी सेल बिल्कुल एक्टिव है, क्योंकि लगातार इस तरह के मामले धीरे धीरे बढ़ रहे हैं। आपने कल देखा होगा कि मुंबई के कांदिवली इलाके में एक कपोल इंटरनेशनल स्कूल में जो है सुबह के वक्त जो है जब बच्चों को आरती और जो है राष्ट्रगीत करवाई जाती है, उस दौरान बच्चों को के साथ जो है अजान पढ़वाया गया। इस तरह का मामला सामने आया। हालांकि पुलिस ने मामला दर्ज किया और उस शिक्षक को जो है स्कूल से निलंबित कर दिया गया। लेकिन ये बहुत बड़ा मामला है कि आप एक साथ किसी को जबरन जो है दूसरे धर्म के को जो है थोप रहे हो, इस तरह की जानकारी आ रही है। तो ऐसे में लगातार देखा जा रहा है कि मुंबई महाराष्ट्र में इस तरह की वारदातें जो है बड़ी संख्या पे बढ़ रही है, जिसपे सरकार और पुलिस दोनों की चिंता बढ़ गई। बिल्कुल सत्यप्रकाश, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। और अब बात उत्तराखंड की। उत्तराखंड के हल्द्वानी शहर को एक अच्छी प्लानिंग हो और सन 2041 तक के हिसाब से जो सुविधाएं होनी चाहिए उसको ध्यान में रखते हुए 151 किलोमीटर एरिया पर प्लानिंग की जा रही है। हल्द्वानी शहर सुनियोजित विकास हो, इसको लेकर कुमाऊं कमिश्नर की अध्यक्षता में एक बैठक हुई, जिसमें नगर निगम, शहरी विकास समेत संबंधित अन्य विभागों के अधिकारी मौजूद रहे। बैठक में इन बिंदुओं पर विचार किया गया कि 2041 के हिसाब से लैंड यूज कितना होगा और कृषि क्षेत्र में कितना होगा, कमर्शियल सेंटर, ISBT, बस स्टैंड कहां पर होगा, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट जैसी बड़ी योजनाओं को कहां पर बनाया जाएगा। इन सब को देखते हुए शहरी विकास एक मास्टर प्लान तैयार किया है और मास्टर प्लान पूरी तरह से तैयार होने और बोर्ड के पास होने के बाद एक बार पब्लिक से भी जो है शेयर किया जाएगा, जिसमें पब्लिक भी अपने सुझाव दे सकती है। भविष्य में हल्द्वानी में किन किन योजनाओं को और कहां धरातल पर उतारा जाएगा, इस पर जो है विचार विमर्श किया गया। जानते हैं कि बहुत ही इंपॉर्टेंट केंद्र है कुमाऊं का और माननीय मुख्यमंत्री जी समय समय पर इसकी समीक्षा करते हैं और इसकी अच्छी प्लानिंग हो। इसमें 2041 के हिसाब से जो यहाँ पे फैसिलिटीज़ होनी चाहिए उस सबको ध्यान में रखते हुए पूरा 151 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया इसमें लिया गया है, जिसमें गौलापार का पूरा एरिया है और बरेली रोड, रामपुर रोड का लगभग पूरा एरिया है, जिसमें कि आने वाले वर्षों में किस तरह का लैंड यूज़ होगा, कहाँ पे कृषि करनी है, कहाँ पे हमारे कमर्शियल सेंटर्स बनने हैं, ISBT कहाँ होनी चाहिए, बस अड्डा कहाँ पे होना चाहिए, मंडी कहाँ पे होगी, इन सबको प्लान किया जा रहा है ताकि जो आने वाला विकास है बेतरतीब ना हो, कहीं पे भी कुछ ना बन जाए। ट्रैफिक की रिक्वायरमेंट्स हैं हमारी,
अंदर छोटे बस अड्डे, छोटे ऑटो स्टैंड कहाँ पे होने चाहिए, आगे जाके हमारा वेस्ट मैनेजमेंट बड़ा इशू बनेगा, ट्रेंचिंग ग्राउंड कहाँ पे होना चाहिए, उस सबको देखा गया। तो अभी तो जो हमारा प्लानिंग डिपार्टमेंट है, टाउन प्लानिंग का, उन्होंने एक मास्टर प्लान बनाया है। तो आज मैंने ये कहा है कि प्रत्येक डिपार्टमेंट की जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो इसको स्वयं मौके पे जाके देख लें। इसमें हमारी एक तो बड़ी रिंग रोड भी प्रपोज्ड है, फिर एक इनर रिंग रोड प्रपोज्ड है ताकि हमारा ट्रैफिक मैनेजमेंट अच्छा हो, लोड कम पड़े शहर पे, और एक फॉरेस्ट रोड प्रपोज्ड है, मतलब बनेगी तो वो निजी संपत्ति पे लेकिन अलॉन्ग द फॉरेस्ट होगी, जिससे आगे फॉरेस्ट में कब्जे ना हो, और एक जो बहुत खूबसूरत हल्द्वानी दिखती है चारों तरफ से फॉरेस्ट से घिरी हुई, एक अलग लोगों को घूमने की भी जगह मिले। ग्रीन स्पेस रिजर्व किए गए हैं फॉरेस्ट के अलावा, हमारा हॉस्पिटल्स के लिए, स्कूल्स के लिए, कमर्शियल सेंटर्स के लिए। अमित चौधरी इस वक्त हल्द्वानी से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अमित, उत्तराखंड के हल्द्वानी शहर को एक मास्टर प्लान के तहत जो है अब डेवलप करने की बात कही जा रही है। कल बैठक हुई है, बैठक में क्या कुछ अहम रहा है और हल्द्वानी को किस तरीके से मास्टर प्लान के तहत जो है इसका विकास किया जाए, किन किन जो है मुद्दों पर इस पर बात की गई इस बैठक में? देखिए निशा, बिल्कुल जो केंद्र की अमृत योजना में प्रस्तावित शहर है हल्द्वानी, इस शहर को स्मार्ट शहर बनाने के लिए स्मार्ट प्लान तैयार यहाँ करने का अब लगातार कार्रवाई शुरू हो चुकी है और ये लगातार बैठक की जा रही है। इसमें अधिकारियों से बैठक की गई है कुमाऊं कमिश्नर के द्वारा और सुनिश्चित किया गया है कि हल्द्वानी शहर को स्मार्ट बनाने के लिए जो स्मार्ट प्लान यहाँ पर तैयार किया जा रहा है उसमें 3 चीजों का रखा जाए। करीबन 151 वर्ग किलोमीटर में इस योजना को यहाँ पर लाया जा रहा है। हल्द्वानी शहर की जो कुमाऊं का मुख्य द्वार है और यहाँ से ही जो है पहाड़ों की शुरुआत होती है और पूरी तरीके से इस शहर में सोने की बनाया जाए। किस प्रकार से यहाँ पर जो चीजें हैं वो रखी जाए, कृषि भूमि का क्या यहाँ पर रखा जाए, ISBT कहाँ पर बनाया जाए, किस प्रकार से सोने के तरीके से इस शहर को बसाया जाए, इसको लेके यहाँ पर अब लगातार अधिकारी के द्वारा बैठक की जा रही है कुमाऊं कमिश्नर के द्वारा और इसमें प्रस्ताव तैयार किया जाएगा। 2041 तक इस शहर को महानगर के रूप में डेवलप करना है और करीब 2040 में जो यहाँ पर संख्या बताई जाती, जनसंख्या यहाँ पर करीब 10 लाख की जनसंख्या हो जाएगी। उसके तहत किस प्रकार से शहर में रखरखाव करना है, कहाँ पर, और इस शहर की बात करें तो अभी हल्द्वानी में जो ट्रैफिक की व्यवस्था है उसको लेकर काफी जद्दोजहद यहाँ पर अधिकारियों को लगातार करनी पड़ती है। तो वो ट्रैफिक व्यवस्था कैसे सुधारी जाए, कहाँ पर बस अड्डा बनाया जाए, किस प्रकार से कृषि भूमि यहाँ पर रखी जाए, सोनी तरीके से कैसे बसाया जाए शहर, इसको लेकर विचार विमर्श किया जा रहा है। एक खाका तैयार किया जा रहा है और उस खाके को लेकर के अधिकारी को निर्देश दिया है कुमाऊं कमिश्नर ने कि इसमें आप कहीं ना कहीं जो लैंड भूमि जो चिन्हित की गई है उन सभी को यहाँ पर देखा जाए, निरीक्षण किया जाए और पूरी तरीके से जो प्लान है उसको कहीं ना कहीं अब आगे बढ़ाया जाए। अमित, वही बात कर ली जाए, हल्द्वानी की अगर बात कर ली जाए, अगर देखा जाए तो पूरा कुमाऊं जो है एक तरीके से जो पूरा पहाड़ी इलाका है वो अच्छी तरीके से हल्द्वानी में बस चुका है और अब हल्द्वानी में अगर जमीन की बात कर ली जाए तो उसकी भी डिमांड जो है काफी बढ़ गई है क्योंकि वो काफी डिमांडिंग जगह है हल्द्वानी इस वक्त बनी हुई है और ऐसे में इतने लोगों का जमावड़ा, क्योंकि कह सकते हैं कि पूरा पहाड़ ही आकर हल्द्वानी में बसा हुआ है, तो ऐसे में कितना बड़ा चैलेंज इसे कह सकते हैं, क्योंकि मास्टर प्लान के तहत यहाँ पर काम किया जाना है, तो कितना बड़ा चैलेंज ये हो सकता है जिस तरीके से अभी अधिकारियों की तरफ से सोचा जा रहा है कि और अच्छी तरीके से इसे डेवलप किया जाए और ऊपर से अगर यहाँ पर लोगों की भीड़ देखी जाए, लोगों की भीड़ प्लस यहाँ पर चैलेंज को किस तरीके से देखा जा रहा है? लेकिन जब बात करें उत्तराखंड की तो उत्तराखंड में देहरादून की अगर बात की जाती तो वो गढ़वाल मंडल में आता है और गढ़वाल का मुख्य शहर है, राजधानी है प्रदेश की। वहीं कुमाऊं की बात की जाए, कुमाऊं का मुख्य शहर हल्द्वानी आता है, छोटी राजधानी के तौर पर इसको कहा जाता है क्योंकि कुमाऊं का केंद्र है हल्द्वानी और कुमाऊं की जो पहाड़ी दूर इलाके वहां से लोग लगातार पर्यटन के हल्द्वानी की तरफ आते हैं, हल्द्वानी में बसते हैं, तो एक बड़ा शहर कहीं ना कहीं हल्द्वानी लगातार बनता जा रहा है। पिछले 10 साल की अगर बात करें, जैसे हम सब देख रहे हैं कि लगातार जो जनसंख्या है वो लगातार बढ़ती जा रही है, ट्रैफिक की व्यवस्था लगातार खराब होती जा रही है क्योंकि जो रोडें हैं वो उसी क्षेत्रफल के अनुसार है और जो शहर है उसको कहीं ना कहीं उस तरीके से नहीं बसाया गया जिस तरीके से हल्द्वानी शहर को बसाया जाना चाहिए था। लेकिन अब क्योंकि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के द्वारा लगातार निर्देश किए जा रहे हैं उन सभी शहरों के जो अमृत योजना के तहत आ रहे हैं और हल्द्वानी की बात करें, कुमाऊं का मुख्य द्वार है और यहाँ पर किस प्रकार से चीजें होनी है। और करीब आपको बता दूं कि इस महायोजना में नगर निगम के करीब 60 वार्ड को लाने की यहाँ पर कोशिश की जा रही है जिसमें 174 गाँव शामिल है और जिसमें से हल्द्वानी तहसील के 128 गाँव हैं और गालकुआं के 44 गाँव हैं, नैनीताल के 2 गाँव इस योजना में शामिल किए गए हैं। तो एक
बड़ा क्षेत्रफल कहीं ना कहीं हल्द्वानी का बनने जा रहा है। 151 वर्ग किलोमीटर में इस शहर को बसाया जाएगा आने वाले 2040 तक, और पूरी तरीके से हल्द्वानी शहर में उन सभी चीजों को ध्यान में रखा जाएगा। सबसे पहले जो यहाँ पर सब जो ध्यान है अधिकारियों का उस पर, क्योंकि जो यहाँ पर रोड जो है और जो ट्रैफिक की व्यवस्था उसको सुधारा जाए, क्योंकि आने वाले समय में हाईकोर्ट को भी नैनीताल से हल्द्वानी शिफ्ट किया जाना है। तो उस प्रकार से यहाँ पर चीजें क्या होनी, गोलापार क्षेत्र में कैसे चीजें बननी है, रोडें किस प्रकार से बननी है, फ्लाईओवर कैसे बनने हैं, ISBT कैसे बननी है, जो जगह अभी तक चिन्हित की गई है सरकार की तरफ से, जो लैंड भूमियां है उन पर निरीक्षण करने का कार्य अब शुरू कर दिया जाएगा। और तो लगातार ये जो प्लान है, क्योंकि अभी प्रारंभिक चरण है, इस प्लान का अभी बैठक की गई है, जगह चिन्हित जो है उन पे काम आगे होना है। लेकिन लगातार जिस तरीके से यहाँ पर कुमाऊं कमिश्नर बैठक ली है, बैठक में अधिकारी निर्देश दिए हैं, उससे साफ लगता है कि हल्द्वानी शहर को बसाने के लिए, नए रूप से बसाने के लिए लगातार कार्रवाई की जाएगी। हालांकि समय अभी लंबा है, 2041 तक ये प्लान तैयार होना है, लेकिन शुरुआती चरण में जिस प्रकार से काम लग रहा है कि जो यहाँ पर अधिकारी निर्देश दिए हैं उससे कहीं ना कहीं ये चीज आगे होनी है। और जल्द से जल्द यहाँ पर जो कुमाऊं कमिश्नर है वो इस हल्द्वानी शहर के मास्टर प्लान का रूपरेखा पर तैयार करना चाहते हैं, जो आने वाले समय यहाँ पर सरकार को दिया जाए और ड्राफ्ट कहीं ना कहीं बनाया जाए। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये तमाम जानकारी हम तक पहुँचाने के लिए। और अब बात पंजाब की। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक की है। बैठक में प्रदेश की माध्यमिक स्वास्थ्य सुविधाओं को लेकर विशेष चर्चा की गई है और इस दौरान सीएम मान ने कहा कि हम जल्द ही पंजाब में नए हेल्थ केयर सेंटर खोलने जा रहे हैं जो आधुनिक तकनीकी से लैस होंगे और विभाग को अगले कुछ महीनों में इस केंद्र को लोगों को सौंपने के लिए कहा गया था। लोगों को अच्छी स्वास्थ्य सुविधाएं देना हमारी गारंटी है, जिसे हम पूरा कर रहे हैं। तो आपको बता दें कि पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक की है। बैठक में प्रदेश की माध्यमिक स्वास्थ्य सुविधाओं को लेकर विशेष चर्चा हुई है और इस दौरान सीएम मान ने कहा है कि हम जल्द ही पंजाब में नए हेल्थ केयर सेंटर खोलने जा रहे हैं जो आधुनिक तकनीकी से लैस होंगे और विभाग को अगले कुछ महीने में इस केंद्र को लोगों को सौंपने के लिए कहा गया था। लोगों को अच्छी स्वास्थ्य सुविधाएं देना हमारी गारंटी है, जिसे हम पूरा कर रहे हैं। तो लगातार अपने स्वास्थ्य के मॉडल से जानी जाने वाली आम आदमी पार्टी जो है लगातार स्वास्थ्य सेवाओं की तरफ पूरा ध्यान दिए हुए है और ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्वास्थ्य सेवाएं जो हैं लोगों को मिल सकें। और इसी कड़ी में आपको बता दें कि पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के अधिकारियों के साथ जो है कल बैठक की है और इस बैठक में सभी सुविधाएं, स्वास्थ्य संबंधी सुविधाओं को लेकर विशेष चर्चा की गई है। और इस खबर में तमाम जानकारी के लिए हमारे सहयोगी विजय वोरा इस वक्त हमारे साथ चंडीगढ़ से जुड़ चुके हैं। विजय, जिस तरीके से बात कर ली जाए, पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने कल स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक की है। इस बैठक में क्या क्या चर्चाएं की गई हैं, किन किन स्वास्थ्य सुविधाओं के बारे में चर्चा की गई है, एक बार पूरी जानकारी। बिल्कुल, बात करें तो पंजाब सरकार ने चुनावों के दौरान जो लोगों को वादे किए थे पंजाब में अच्छी सेहत सुविधाएं देने के लिए, उसी को देखते हुए आज जो है बीते दिन परिवार कल्याण विभाग के अफसरों के साथ पंजाब के मुख्यमंत्री ने मुलाकात में निर्देश दिए गए कि लोगों को अच्छी सेहत देने के लिए सेकेंडरी सेहत सुविधाएं, हेल्थ केयर सेंटर जो खोले जाएंगे। इसी के निर्देश के साथ ही लोगों को साफ तौर पे कहा, राज्य में अच्छी सेहत सुविधाएं देने में हम वचनबद्ध हैं और जल्दी ही नए हेल्थ केयर सेंटर लोगों को समर्पित करने जा रहे हैं। इससे पूर्व जो मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने साफ तौर पे पहले भी कहा था कि राज्य में किसी भी तरह की कोई कमी नहीं आने दी जाएगी और पंजाब सरकार ने जो वायदे पंजाब की जनता के साथ किए थे उसको जल्दी से जल्दी जो है निभाया जा रहा है। इसी को देखते हुए परिवार कल्याण विभाग के अधिकारियों के साथ एक मीटिंग में फैसला लिया गया कि अच्छी सेहत सुविधाएं देने के लिए जल्दी ही सेकेंडरी हेल्थ केयर सेंटर जो है खोले जाएंगे और कड़े निर्देश भी दिए कि लोगों को जल्दी ही जो हेल्थ केयर सेंटर है उसकी सुविधाएं देने में अधिकारी जो है जुड़ चुके हैं। एक बार फिर बता दूं कि पंजाब के मुख्यमंत्री ने राज्य के लोगों को अच्छी सेहत सुविधाएं देने का जो वादा किया था वो जल्दी पूरा करने जा रहे हैं।
विजय, वही बात कर ली जाए, क्या कोई डेटा मिल पाया है कि कितने हेल्थ केयर सेंटर खोले जाने हैं? नहीं, बिल्कुल अभी तक ये डाटा क्लियर नहीं हो पाया है, क्योंकि ये एक मीटिंग थी। मीटिंग में जो फैसले लिए गए, सेहत सुविधाएं जो हेल्थ केयर सेंटर खोलने की बात की गई है। अभी कुछ ही दिनों में जो है फैसला आ जाएगा कि पंजाब में कितने हेल्थ केयर सेंटर खोले जाएंगे और कहां खोले जाएंगे। विजय, जिस तरीके से आम आदमी पार्टी अपने स्वास्थ्य के मॉडल को लेकर जानी जाती है या शिक्षा के मॉडल को लेकर जानी जाती है, बात वही स्वास्थ्य मॉडल की अगर कर ली जाए तो लोग कितने सेटिस्फाइड नजर आ रहे हैं उनके स्वास्थ्य के मॉडल को लेकर? क्योंकि सरकार बने हुए 1.5 साल हो चुका है, ऐसे में कितने खुश नजर आ रहे हैं लोग? नहीं, बिल्कुल इससे पहले भी जब चुनाव के दौरान जो वादे किए थे, जब सत्ता में आए, सत्ता में आने के बाद ही स्कूल ऑफ एविडेंस की बात की, अच्छी शिक्षा जो की थी उसको भी लगातार प्रयास कर रही है पूरा करने के लिए। तो उसके बाद मोहल्ला क्लिनिक जो है 500 के करीब, पहले हालांकि 100 मोहल्ला क्लिनिक खोले थे सत्ता में आते ही, उसके बाद 400 मोहल्ला क्लिनिक और खोले गए थे। इसी को लेकर 500 मोहल्ला क्लिनिक खोल लोगों को अच्छी सेहत देने का जो वादा किया था उसको पूरा करने जा रहे थे। पर अब कहीं ना कहीं हेल्थ केयर सेंटर जो खोले जा रहे हैं उसको लेकर लोग जो है काफी प्रभावित है, लोग खुश हैं। फिर पंजाब में अच्छी सेहत सुविधाएं देने का जो वादा सरकार ने किया था वो जल्द पूरा किया जाएगा। पर देखना होगा भी कितनी जल्दी ये हेल्थ केयर सेंटर खोले जाएंगे, अधिकारी कितनी जल्दी इस काम में जो लग जाएंगे। चलिए विजय, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। और अब बात हिमाचल की। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष और पूर्व विधानसभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजीव बिंदल ने डलहौजी में एक सभा को संबोधित करते हुए कहा कि जो हादसा चंबा में हुआ उसने हमारे दिलों को ठेस पहुंचाई है और हम सब केवल मनोहर को न्याय दिलाने के लिए एकत्र हो रहे हैं। और राजीव बिंदल ने कहा कि हमने प्रशासन से बहुत गुहार लगाई और तकरीबन 4 बार उनसे मिले, 1 घंटे इंतजार किया और श्री राम जय जय राम का पाठ भी किया, पर हमें पीड़ित परिवार के पास जाने की अनुमति प्रशासन ने नहीं दी है। हमने प्रशासन को कहा कि अगर मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू इस परिवार के पास चले गए होते तो हमें लगता कि प्रदेश का कोई बड़ा व्यक्ति गया है, पर प्रशासन ने हमें जाने नहीं दिया। इसलिए बीजेपी ने तय किया है कि हम कल 17 जून, माफ कीजिएगा कि आज हम जो है प्रदेश के सभी 12 जिलों मुख्यालयों पर एक धरना प्रदर्शन का आयोजन करेंगे और डिप्टी कमिश्नर के माध्यम से राज्यपाल को इस जघन्य हत्याकांड को लेकर एक ज्ञापन भी भेजेंगे। और इस खबर पर तमाम जानकारी के लिए हमारी ब्यूरो चीफ टीना ठाकुर जी इस वक्त हमारे साथ हिमाचल से जुड़ चुकी हैं। टीना जी, कल जो है पूर्व विधानसभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजीव बिंदल ने डलहौजी में एक सभा को संबोधित किया है, जहां पर उन्होंने चंबा में हुए हादसे का जिक्र किया है और कहा कि इस हादसे ने हमारे दिल को जो है ठेस पहुंचाई है। बिल्कुल, देखिए ये जो हादसा है ये न केवल चंबा के और लोगों के बल्कि हिमाचल के लोगों के लिए एक दिल दहला लेने वाला वाकया है। और ऐसे में जो भाजपा है लगातार हमलावर है, लगातार वो सवाल पूछ रही है सरकार से कि ये जो व्यक्ति है जिसने हत्या की है, क्या इसका अतीक अहमद जैसा काम तो नहीं है, क्योंकि तमाम बड़े संगीन आरोप इस व्यक्ति के खिलाफ लगाए गए हैं। ऐसे में भाजपा ने कहा था, भाजपा के नेता प्रतिपक्ष है जयराम ठाकुर, उन्होंने एक कहा था कि वो पीड़ित परिवार से मिलने जाएंगे और उनका दुख साझा करेंगे। और साथ ही उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि हमसे पहले जो है मुख्यमंत्री को वहां पहुंचना चाहिए था, लेकिन वो नहीं पहुंचे। ऐसे में जो कल जो तमाम नेता हैं भाजपा के, चाहे वो नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर थे, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर राजीव बिंदल है, तमाम लोग जो है संगनी जाने के लिए जो है चंबा पहुंचे थे, लेकिन उन्हें चौहाड़ा के पास जो है पुलिस ने रोक दिया। बैरियर वहां पे लगाए गए थे। पुलिस का कहना था कि धारा 144 लगाई गई है, इतने ज्यादा लोग जो एक साथ आगे नहीं जा सकते। तो जो भाजपा के नेता थे वहीं बीच सड़क में वो बैठ गए और उन्होंने सरकार के खिलाफ जो है नारेबाजी भी वहां पर की है और ये भी आरोप लगाया है कि सरकार जो है इसमें जो संरक्षण है सरकार की तरफ से जो है वो प्राप्त हो रहा है और ऐसे में जो काफी कम गुंजाइश है कि पीड़ित परिवार को जो है न्याय मिल पाएगा। ऐसे में उन्होंने कहा कि वो केवल पीड़ित परिवार के पास जाके दुख साझा करना चाहते थे, लेकिन उन्हें रोका गया। ऐसे में ये मोटिव नहीं समझ में आ रहा कि उन्हें आगे क्यों नहीं जाने दिया गया। तो अब आज जो है बीजेपी
12 के 12 जिलों में धरना प्रदर्शन करने जा रही है और धरना प्रदर्शन के बाद वो तमाम उपायुक्तों को एक ज्ञापन भी सौंपेगी इस मामले में और अपनी जो है वो बात रखेगी। और आज जो है तमाम जिला मुख्यालयों पे भाजपा का जो है प्रदर्शन बड़े स्तर पर होने जा रहा है और इसमें उम्मीद ये भी जताई जा रही है कि तमाम हिंदू संगठन भी यहाँ पे एकत्र हो सकते हैं। जी चलिए टीना जी, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये तमाम जानकारी हम तक पहुँचाने के लिए। और अब बात जम्मू कश्मीर की। 1 जुलाई से शुरू हो रही अमरनाथ यात्रा को देखते हुए जहां प्रशासन की ओर से तमाम इंतजाम किए जा रहे हैं, वहीं देश के कोने कोने से लंगर सेवा दल अपना सामान लेकर बालटाल आधार शिविर पहुंच रहा है। और इस साल 62 दिनों तक चलने वाली इस तीर्थ यात्रा के लिए बड़ी संख्या में तीर्थयात्रियों के आने की उम्मीद है। प्रशासन ने बालटाल आधार शिविर में तैयारियां लगभग पूरी कर ली हैं और यहां काम करने वाले मजदूरों का पंजीकरण भी जोरों शोरों से चल रहा है। वार्षिक अमरनाथ यात्रा को सुचारू रूप से संपन्न कराने के लिए जम्मू से बालटाल तक कई स्थानों पर विशेष डॉग स्क्वाड तैनात किया गया है। मुरादाबाद से आए शिवदार ने कहा कि वो यहां पिछले 18 साल से लंगर डाल रहे हैं और बालटाल बेस कैंप से पुत्तरगापा तक लाइटें लगवा चुके हैं। उन्होंने कहा कि वो प्रशासन से बेहद खुश हैं। इस बीच उपराज्यपाल मनोज सिन्हा और कई अन्य वरिष्ठ अधिकारियों ने भी बालटाल आधार शिविर का दौरा किया और स्थिति की समीक्षा की। तो वहीं शिव गौरी सेवा मंडल दिल्ली तरंग भंडारा से जुड़े लोग ट्रकों में सामान लेकर बालटाल में लंगर डालने निकले। लास्ट 18 ईयर से भंडारा लगा रहे हैं और बालटाल में हमारा बेस कैंप होता है और भंडारा लगता है रेल पटरी पे। उसके अलावा 6 किलोमीटर तक बराड़ी मार्ग तक 2 मील से लाइट का अरेंजमेंट भी मुरादाबाद द्वारा कराया जाता है। तो कल हम लोग रात पहुंचे थे और आज काम चालू कर दिया है। मौसम ने बड़ा अच्छा साथ दे रखा है तो काम बहुत तेज़ी से हो रहा है। इस बार 5 लाख से ऊपर यात्री आने की पूरी संभावना है। तैयारी बहुत ज़ोर शोर से है। गवर्नमेंट का भी काम अच्छा हो रहा है। पुलिस का रोल भी अच्छा है, कोई परेशानी नहीं हुई। रात आने के बाद इमीडिएट सारे के सारे 9 ट्रक हम लोग लेके आए थे और इमीडिएट एंट्री हो गई थी और सुबह से आज जो है काम बहुत जल्दी चालू करवा दिया था। कोई प्रॉब्लम नहीं। रेल पटरी पे भी जाना था तो उन्होंने परमिशन में ग्रांट कर दी थी कि अभी कार्ड जब बन के आएंगे श्राइन बोर्ड से तो आते रहेंगे, आप अपना काम चालू करें। श्रद्धालुओं के लिए मैसेज है, आएँ, बहुत प्यार से दर्शन करें, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं करें, कुछ नहीं करें। जैसे जैसे प्रशासन कहते रहे वैसे करें, सब कुछ अच्छा ही होगा। माहौल बहुत अच्छा रहेगा, भीड़ बहुत रहेगी और दर्शन भी बहुत दिन तक होंगे अच्छे खासे। जम्मू कश्मीर प्रशासन को बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छी तरह से यात्रा कराएं, यात्री डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए, बस यात्रा उसी से। और इस खबर में तमाम जानकारी के लिए हमारे संवाददाता रविंद्र श्रीवास्तव इस वक्त जम्मू कश्मीर से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रविंद्र, इस साल 62 दिनों तक चलने वाली अमरनाथ यात्रा को लेकर जो है प्रशासन तमाम तरीके के इंतजाम कर चुका है। क्या क्या तैयारियां प्रशासन की तरफ से की गई हैं, पूरी जानकारी। देखिए, प्रशासन ने पूरी तैयारियां कर ली हैं। खास करके कहा जाए तो उसको अंतिम रूप अब दिया जा रहा है क्योंकि 1 जुलाई से बाबा अमरनाथ की यात्रा शुरू होने जा रही है और इस बार यात्रा जो है वो 62 दिनों की होगी और इसी को देखते हुए प्रशासन पहले से ही तैयारियों में जुट गया था, लेकिन अब उसको अंतिम रूप दिया जा रहा है। खास करके सुरक्षा की दृष्टि से कहा जाए तो सुरक्षा की दृष्टि से भी पूरी तैयारियां अपने अपने तौर पर हर एक एजेंसी कर रही है, चाहे जम्मू कश्मीर पुलिस हो, सीआरपीएफ हो या फिर सेना हो। वो लगातार नजर बनाए हुए हैं और अपने अपने तौर पर पूरी तैयारियां कर रहे हैं। वहीं अगर प्रशासन की बात करें तो प्रशासन ने लगभग सभी तैयारियां जो हैं वो पूरी कर ली गई हैं और पंजीकरण का जोर शोर से काम जो है वो चल रहा है। जो मजदूर हैं, जो पोनी वाले हैं या जो मजदूर हैं जो बाबा बर्फानी के दर्शनों के लिए आने वाले श्रद्धालुओं की हेल्प करते हैं, उनको लेके जाते हैं, उनका पंजीकरण किया जा रहा है ताकि कोई बाहर का जो कहा जाए जिस प्रकार से आतंकवाद के एक खतरा मंडरा रहा है उसको लेकर भी कहीं ना कहीं जो पंजीकरण मजदूरों का किया जा रहा है वो इसी वजह से किया जा रहा है ताकि कोई बाहरी बनकर जो आतंकी बनकर इस यात्रा को डिस्टर्ब ना करे। इसी वजह से उनका पंजीकरण जो है वो किया जा रहा है। वहीं जो लंगर वाले हैं उनका भी पहुंचना शुरू हो चुका है क्योंकि देश भर से
जो लंगर लगाते हैं, लंगर सेवाएं देते हैं, उनका लगभग पहुंचना शुरू हो चुका है और उन्होंने अपनी व्यवस्थाएं जो है वो करनी शुरू कर दी हैं। वहां पर टेंट लगाने शुरू कर दिए हैं और खास करके जो लाइट सिस्टम है वो भी लगाना शुरू कर दिया है ताकि लोगों को किसी भी प्रकार की दिक्कतें जो हैं वो ना आए। वहीं डॉग स्क्वाड जो है वो भी जम्मू कश्मीर पुलिस और सीआरपीएफ द्वारा डॉग स्क्वाड जो है वो भी तैनात किया जा रहा है। कहा जाए तो इसी बीच जो उपराज्यपाल मनोज सिन्हा है वो भी लगातार इस पर नजर बनाए हुए और खुद भी कई बार जाकर बालटाल और पहलगाम के रूट जो हैं उन्होंने देखे हैं और वहाँ की जो व्यवस्थाएं हैं उनमें अगर कहीं कमी उनको नजर आई है तो उसको लेकर भी उन्होंने दिशा निर्देश दिए हैं कि इनको तुरंत पूरा किया जाए, इनकी कमियां जो है वो दूर की जाए। लेकिन अगर कहा जाए तो इस बार यात्रा जो है काफी ज्यादा होने वाली है क्योंकि यात्रा 62 दिनों तक चलेगी और इस बार अगर मौसम की बात करें तो मौसम भी ज्यादा इस बार गर्म नहीं रहा है और बर्फबारी भी काफी ज्यादा हुई है। इसके चलते जो बाबा बर्फानी है वो उनके काफी देर तक रहने की उम्मीद है क्योंकि कई बार देखा गया है कि यात्रा के दौरान जो पवित्र हिमलिंग है वो अंतर्ध्यान हो जाते हैं। लेकिन कहा जाए तो इस बार उनके भी काफी लंबे समय तक चलने की उम्मीद है। जी रविंद्र, वही बात अगर सीसीटीवी कैमरे की कर ली जाए तो सीसीटीवी कैमरे कहां और किन किन मार्गों पर लगाए जा रहे हैं? देखिए, सीसीटीवी कैमरा कहा जाए तो बालटाल और पहलगाम के रूट पर तो रहेंगे, लेकिन जम्मू से लेकर जो कश्मीर घाटी तक कहा जाए तो हर एक जगह पर सीसीटीवी कैमरा लगाए जा रहे हैं। बॉर्डर पर सीसीटीवी कैमरा लगाए जा रहे हैं। जैसा मैंने पहले भी कहा कि इस बार भी आतंकी साया जो है वो लगातार बरकरार है। बीते कल भी 5 आतंकियों को मार गिराया गया है। उससे पहले भी 3 आतंकी जो हैं वो पकड़े गए हैं और कहा जाए तो लगातार कोशिशें जो हैं पाकिस्तान की तरफ से की जा रही हैं कि किसी भी तरीके से अमरनाथ यात्रा को। चलिए रविंद्र, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो चलिए मेरे साथ राजधानी लाइव में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए एनबी न्यूज। नमस्कार।